हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर रोज पीसीएस क्लासेस। शुरू करते हैं आज का वो महत्वपूर्ण बिंदु जिनसे हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने का उम्मीद होता है। तो इसमें जो टॉपिक तैयार हुआ है वो है रिलायंस एंड राइट्स इशू, जल शक्ति अभियान, नीति आयोग, रिटेल मार्केटिंग, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना, चरमपंथी संगठन, प्रत्यक्ष विपणन, ब्रिक्स संगठन, स्मार्ट मनी और एशियाई विकास बैंक। तो ये देखते हैं फ्रेंड्स। तो इसमें पहला जो टॉपिक है वो है रिलायंस एंड राइट्स इशू। इसको समझने का प्रयास करते हैं। दरअसल रिलायंस इंडस्ट्री जो है, जिसके ऑनर मुकेश अंबानी हैं, जो अभी वर्तमान में एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति भी हैं, तो उन्होंने 2016 में जियो कंपनी लॉन्च किया था, जिसके कारण उन्हें भारी भरकम कर्ज लेना पड़ा था। तो अब ये कंपनी क्या सोच रही है कि उस कर्ज को चुकाया जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए हाल ही में रिलायंस ने विदेशी निवेश को अपनी कंपनी में ऑफर दिया और फेसबुक ने इसमें 10% का शेयर खरीदा है और कुल 43,000 करोड़ रुपया इसमें निवेश किया है, इन्वेस्ट किया है। तो ये जो राशि आई है, अमाउंट, इससे रिलायंस कंपनी जो है वो अपना कर्ज को तोड़ेगी। और इसी को आगे बढ़ाते हुए रिलायंस इंडस्ट्री ने राइट इशू को लाया है। तो राइट इशू का मतलब होता है कि अपने मौजूदा शेयर धारकों को ही अतिरिक्त शेयर खरीदने की मंजूरी देना। यानी वैसे शेयर होल्डर जो पहले इस इंडस्ट्री में शेयर खरीद चुके हैं, उनको फिर से ये कंपनी ऑफर दे रही है कि आप और अधिक शेयर खरीद सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा पूंजी इकट्ठा होगी और फिर वो जो है अपने कर्ज को अदायगी कर सकेगी। तो इसीलिए रिलायंस इंडस्ट्री ने राइट इशू का कॉन्सेप्ट लाया था। और राइट इशू का यही अर्थ होता है कि अपने मौजूदा शेयरधारकों को ही अतिरिक्त शेयर खरीदने की मंजूरी देना। तो इसीलिए यह न्यूज़ में था फ्रेंड्स। अगला देखते हैं, जल शक्ति अभियान। जल शक्ति अभियान फिर से चर्चा में है और वो इसलिए कि मानसून आने वाला है और इसकी शुरुआत दरअसल 1 जुलाई 2009 से हुई थी, जिसका उद्देश्य था जल सुरक्षा करना। यानी जो हम लोग इतने सारे पानी की बर्बादी करते हैं, तो उसी बर्बादी को रोकना इसका असल मकसद था। और चूँकि भारत में 255 ज़िले ऐसे हैं जहां जल संकट देखा गया है, यानी पानी की बहुत ही कमी देखी गई है। तो ये सब को देखते हुए गवर्नमेंट ने जल शक्ति अभियान शुरू किया था। और चूँकि अभी कोविड-19 का माहौल है, जिस कारण से बहुत सारे लोग अपने अपने गांव लौट रहे हैं और गांव में जो है लोग मानसून के दरमियान रहेंगे, तो इसीलिए फिर से इस अभियान को हाईलाइटेड किया गया है कि गांव में जितने भी लोग रहेंगे वो सब मानसून के दौरान जल संचय पर ध्यान दें और जल को बर्बाद होने से रोकें। तो ये था फ्रेंड्स जल शक्ति अभियान। नेक्स्ट देखते हैं, नीति आयोग। नीति आयोग सुर्खियों में था। दरअसल कल नीति आयोग में भी जो है वहाँ के एक स्टाफ को कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया है, तो इसलिए यह न्यूज़ में था। अब ये सोचने वाली बात है कि जो देश के नीति निर्धारक संस्था है वो भी कोरोना वायरस से नहीं बच पा रहा है, तो बाकी आम लोगों का हाल क्या है, ये कहने वाली बात नहीं है। ये खुद सोचा जा सकता है कि नीति आयोग जैसी संस्था, सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्था भी कोरोना वायरस से नहीं बच पा रही है। तो इसीलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं नीति आयोग के बारे में। तो इसमें तो हम लोग जानते हैं कि नीति आयोग का जो गठन किया गया था वो योजना आयोग के स्थान पर किया गया था। यानी पहले जहां योजना से संबंधित कार्य जो है वो प्लानिंग कमीशन करती थी, वहीं अब उसकी जगह पर 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग करने लगी है। नीति आयोग, जिसका पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है, और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं और उपाध्यक्ष जो हैं अभी वो राजीव कुमार हैं, और इसके एक CEO होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो कि अभी अमिताभ कांत हैं। इसमें थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि योजना आयोग जगह पर नीति आयोग का गठन किया गया। तो इसमें दोनों में फ़र्क ये है
कि योजना बनाने का काम जो भारत में होता था वो योजना आयोग के द्वारा होता था और उसकी अप्रूवल जो होती थी वह राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा होती थी। इसमें राष्ट्रीय विकास परिषद में तो राज्यों की भागीदारी दी जाती थी, लेकिन योजना आयोग में राज्यों को भागीदार नहीं बनाया जाता था, जबकि योजना आयोग में भी हर स्टेट को भागीदार बनाना चाहिए था, क्योंकि असल जो काम था वो योजना आयोग करती थी, क्योंकि उसको प्लानिंग बनाना है, योजना बनाना है, तो उसको चाहिए था कि हर राज्य को कौन सी योजना की ज़रूरत है उससे इसके बारे में सलाह लिया जाए, मशवरा लिया जाए और तब योजना बनाया जाए। लेकिन प्लानिंग कमीशन इस बात को इग्नोर करती थी। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए नीति आयोग बनाया गया। यानी नीति आयोग अब क्या करती है कि योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद दोनों को मिला दिया गया है इसमें, और दोनों को मिला करके एक संस्था नीति आयोग बनाया गया है। तो इसमें क्या होता है कि किसी भी योजना को तैयार करने से पहले हर स्टेट से सलाह ली जाती है कि आप किस योजना को तैयार करना चाहते हैं, आपका क्या आगे उद्देश्य है, उसी हिसाब से नीति आयोग भी अपना प्लानिंग तैयार करता है। दूसरा जो मेन फर्क है कि योजना आयोग में टॉप टू बॉटम अप्रोच अपनाया जाता था, जबकि नीति आयोग में बॉटम टू टॉप अप्रोच को अपनाया जा रहा है। तो और इसको विस्तार से आप लोग देख लेंगे। अगला टॉपिक देखते हैं, रिटेल मार्केटिंग। रिटेल मार्केटिंग न्यूज़ में इसलिए था कि मुकेश अंबानी जो हैं अब इस क्षेत्र में भी आना चाह रहे हैं, रिटेल के क्षेत्र में। तो यहाँ पर एक बात समझ लेते हैं कि रिटेल क्या होता है। तो दरअसल कोई भी सामान जब किसी कंपनी में बनती है, प्रोडक्ट होती है, तो वह कंज्यूमर तक पहुंचने में कई स्टेप से गुजरती है, जैसे प्रोड्यूसर, होलसेलर, रिटेलर, अब अंत में होता है कस्टमर या कंज्यूमर। लेकिन अब बहुत सारा ऐसा भी कारोबार हो गया है जिसे हम डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं, जो कंपनी से तैयार होकर के माल डायरेक्ट जो है कंज्यूमर तक, कस्टमर तक पहुंच रही है। तो इसी क्षेत्र में मुकेश अंबानी भी काम करना चाह रहे हैं, इसलिए न्यूज़ में था। आगे देखते हैं, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना, यानी वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम। क्योंकि ये न्यूज़ में इसलिए था कि अभी कोविड-19 का वातावरण है और इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को यह निर्देश दिया है कि आप जल्द से जल्द इस स्कीम को लागू करें, क्योंकि बहुत सारे लोग भूखे हैं, उनको अनाज नहीं मिल पा रहा है। तो इस स्कीम को चालू हो जाने से उनको अनाज मुहैया कराया जाएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं फ्रेंड्स कि ये स्कीम दरअसल है क्या। तो वन नेशन वन कार्ड स्कीम जो है, इसे जून 2020 से पूरे भारत में लागू किया जाना है। इससे फ़ायदा ये होगा कि ये एक डिजिटल कार्ड होगा जिसमें सभी प्रकार के व्यक्ति के ब्यौरा उपलब्ध होंगे। और इसमें फ़ायदा ये है कि प्रवासी लोग, यानी जो एक जगह से दूसरे जगह काम करने जाते हैं, जैसे मान लिया कि बिहार के लोग दिल्ली जा रहे हैं काम करने के लिए, तो फिर इसमें सिस्टम ये दिया गया है कि उनके हिस्से का अनाज वो दिल्ली में जाकर भी पीडीएस दुकान से ले सकते हैं। चूँकि यह डिजिटल कार्ड होगा, उसमें सारा ब्यौरा उस व्यक्ति का मौजूद होगा। उसी तरह से कोई महिला है जिसका विवाह हो गया, मैरिड हो गया और वो दूसरे जगह चली गई, तो जहाँ वो गई है वहाँ फिर जो है अपने हिस्से का वो अनाज पीडीएस दुकान से उठा सकती है। तो इसलिए यह कार्ड बहुत मायने रखता है, इम्पोर्टेंट है। अगला जो टॉपिक है वह है चरमपंथी संगठन। चरमपंथी संगठन न्यूज़ में था कि हाल ही में यूएनओ ने यह कहा है कि अभी जो कोरोना वायरस से पूरा विश्व परेशान है, तो इस दौरान जो चरमपंथी संगठन है वह अपना फ़ायदा उठा सकते हैं। मतलब लोग को भ्रमित कर सकते हैं, उन्हें गुमराह कर सकते हैं। जैसे लोग भूख से परेशान हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाने में ट्रैफिक में परेशान हैं, पैसे की कमी है, तो इस वजह से जो है जो आतंकवादी संगठन है या उग्रवादी संगठन है, ये सब लोगों को अपनी तरफ खींच सकता है। तो इसलिए यह न्यूज़ में था। तो इसमें थोड़ा सा हमको ये समझ लेना है कि आतंकवाद क्या है या उग्रवाद क्या है। तो दरअसल इसका मतलब होता है कि डरा धमका करके शासन करना, यानी किसी व्यक्ति को हम प्रेशर दे करके जब उस पर अपना हम हुकूमत करना चाहते हैं, अपनी बात को पूरा करवाना चाहते हैं, तो उसे हम आतंकवाद कह सकते हैं और शॉर्ट में हम उसे उग्रवाद भी कह सकते हैं। जहाँ आतंकवाद एक अंतर्राष्ट्रीय संकल्पना है, वहीं उग्रवाद जो है एक क्षेत्रीय अर्थ में अपने काम को पूरा करता है।
तो चरमपंथी संगठन जो है इसको मेनली हम 2 ग्रुप में बांट सकते हैं। पहला अंतर्राष्ट्रीय ग्रुप और दूसरा अंतर्राज्यीय ग्रुप। अंतर्राष्ट्रीय ग्रुप के तहत आप बहुत सारे संगठन को ले सकते हैं, जैसे अल-कायदा, जैश ए मोहम्मद आदि आदि। उसी तरह से अंतर्राज्यीय संगठन में आप ले सकते हैं उल्फा को, एमसीसी को, इस तरह से बहुत सारे संगठन हैं। तो इसीलिए न्यूज़ में था, इसको और डिटेल से आप लोग देख लेंगे। आगे चलते हैं प्रत्यक्ष विपणन। चूँकि कोरोना वायरस के कारण अभी देश में व्यापार भी ठप है और खेती भी सही से नहीं हो पा रही है। तो कृषि मंत्रालय ने प्रत्यक्ष विपणन का कॉन्सेप्ट लाया है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो भारत में राष्ट्रीय कृषि बाजार बनाया गया है ऑनलाइन, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग, तो उसके तहत जो है कृषि मंत्री ने बोला है कि आप अपने अनाज को सेल कर सकते हैं। तो इसके तहत 2 तरह की फैसिलिटी दी गई है। पहला है एफपीओ मॉडल और दूसरा है वेयर हाउस ट्रेडिंग मॉडल। तो इसको दरअसल समझ लेते हैं। एफपीओ मॉडल क्या है? तो इस मॉडल के तहत आप सीधे ई नाम की वेबसाइट पर जाइए और वहाँ जा करके आप कस्टमर से डायरेक्ट लेन देन का बात करके अपने माल को, अपने अनाज को बेच सकते हैं। यानी राष्ट्रीय कृषि बाजार का जो वेबसाइट है उस वेबसाइट पे आप जाएं और जा करके वहाँ डायरेक्ट आप कंपनी से या कस्टमर से बात करके आप अपने प्रोडक्ट को, अपने फसल को बेच सकते हैं। यह है एफपीओ मॉडल का। और दूसरा जो है वेयर हाउस ट्रेडिंग मॉडल। इसके तहत कहा गया है कि आपको मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं है और ना ही मार्केट के लोगों को किसान के घर आने की ज़रूरत है, बल्कि ये दोनों के बीच में एक गोदाम बना दिया गया है जो कि रजिस्टर्ड होता है। तो रजिस्टर्ड गोदाम में फार्मर क्या करें कि अपने फसल को ले जा करके रख दें और वहीं से जो है फिर उनका माल आगे जो लेना चाहेंगे, जो कंपनी लेना चाहेगी या कस्टमर लेना चाहेगी, वो वहाँ से पेमेंट करके ले सकती है। तो इसलिए न्यूज़ में था प्रत्यक्ष विपणन। नेक्स्ट देखते हैं ब्रिक्स संगठन। तो चूंकि कोरोना वायरस को लेकर के कल जो है ब्रिक्स देशों का कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग हुई है, तो इसीलिए न्यूज़ में था। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स कि ब्रिक्स क्या है। तो ब्रिक्स जैसा कि नाम में ही इसका अर्थ मौजूद है, बी फॉर ब्राज़ील, आर फॉर रसिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना और एस फॉर साउथ अफ्रीका। तो ये 5 देशों का एक संगठन है जिसकी शुरुआत 2009 में हुई थी। जब 2009 में इसकी शुरुआत हुई थी तो उस समय इसमें सिर्फ 4 देश ही थे। इसमें सिर्फ साउथ अफ्रीका नहीं था और उस वक्त जो है इसकी पहली बैठक रूस में हुई थी। लेकिन 2014 में इसमें अफ्रीका भी ज्वाइन किया और तब से यह संगठन ब्रिक्स बन गया। और उसी वर्ष यानी 2014 में इस संगठन ने अपना एक बैंक बनाया जिसे न्यू डेवलपमेंट बैंक कहते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसकी कुल पूंजी $100 अरब है। 100 अरब डॉलर है। और फ्रेंड्स इस संगठन का जो हेडक्वार्टर है वह शंघाई चीन में है और वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं वो के.वी. कामत हैं। पिछले साल यानी 2019 में इसकी बैठक ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया में हुई थी और इस साल यानी वर्ष 2020 में रूस में होने वाली है। तो इसको और बेहतरीन ढंग से देख लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है स्मार्ट मनी। स्मार्ट मनी न्यूज़पेपर में था। तो इसका मतलब ये होता है कि अभी जो है देश में एक तरह से कहिए कि मंदी का माहौल है और शेयर मार्केट में शेयर का जो दाम है बिल्कुल नीचे गिरा हुआ है। तो इसमें जो शेयर मार्केट के जानकार हैं, एक्सपर्ट लोग हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं कि अभी जो है इस मंदी में शेयर खरीद ले रहे हैं और तो उसी से जो मनी हासिल होगा उसी को कहते हैं स्मार्ट मनी। तो ये स्मार्ट मनी का जो कॉन्सेप्ट है वो शेयर मार्केट से है। आज का एक लास्ट करंट टॉपिक देख लेते हैं। एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो ये न्यूज़ में इसलिए था कि भारत सरकार ने इस बैंक से $1.5 अरब यानी $1.5 अरब का कर्ज लिया है कोविड-19 से निपटने के लिए। तो इसीलिए न्यूज़ में था। तो थोड़ा सा हम इसमें देख लेते हैं एडीबी के बारे में कि एडीबी क्या है। तो एडीबी यानी एशियाई विकास बैंक, जिसकी स्थापना 1966 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है आपको फिलीपींस मनीला में है और इसमें जो मेंबर अभी हैं फ़िलहाल वो हैं 68।
तो ये था फ्रेंड्स एडीबी के बारे में कुछ जानकारी। और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो हैं मासात सुगु आसाकावा। फिर से सुने, मासात सुगु आसाकावा। अब जो है इससे संबंधित कुछ एमसीक्यू देख लेते हैं जो कि करंट से संबंधित सवाल बनाता है। तो इसमें देखते हैं, हमारा पहला जो प्रश्न है वह है, हाल ही में किस देश के सैनिकों में कोरोना वायरस के 900 मामले पाए गए हैं? हाल ही में किस देश के सैनिकों में कोरोना वायरस के 900 मामले पाए गए हैं? तो ये है आंसर फ्रेंड्स, रूस, ऑप्शन सी। वहाँ के सैनिकों में 900 कोरोना वायरस के मामले पाए गए हैं। दूसरा प्रश्न, चर्चा में रहे जोरामथंगा किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? चर्चा में रहे जोरामथंगा किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? तो ये हैं फ्रेंड्स मणिपुर के। और ये न्यूज़ में इसलिए थे कि कल मुख्यमंत्री की कॉन्फ्रेंस हुई थी कोविड-19 को लेकर। तो जब मीटिंग हो रही थी और उसके बाद जब ये रूम से बाहर निकले तो इनसे लोगों ने पूछा कि अंदर क्या बात हुई है। तो इन्होंने साफ कहा कि हमें कुछ समझ में ही नहीं आया कि अंदर क्या बात हुई। तो लोगों ने पूछा ऐसा क्यों? तो उन्होंने जवाब दिया कि दरअसल अंदर जो बात हो रही थी वो हिंदी माध्यम में हो रही थी और मुझे हिंदी समझ में नहीं आता है। तो ये बड़ा अजीब बात है कि जो देश का मतलब राष्ट्रीय लैंग्वेज है उसकी जानकारी भी जिस व्यक्ति के पास नहीं है उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री जैसे संवैधानिक पद पर बैठाया जाता है। चलिए, तीसरा प्रश्न है, वन धन योजना का संबंध किस राज्य से है? वन धन योजना का संबंध किस राज्य से है? तो यह है ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। आगे, हाल ही में एमएसएमई प्रौद्योगिकी विकास केंद्र की पहल कहाँ की गई है? हाल ही में एमएसएमई प्रौद्योगिकी विकास केंद्र की पहल कहाँ की गई है? तो ये की गई है मेरठ, ऑप्शन बी में। एमएसएमई मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मिनिमम इंटरप्राइजेज, जिसके अभी केंद्रीय मंत्री हैं नितिन गडकरी। और इसके बारे में हम पिछले वीडियो में बताए थे कि अभी जो है ये भारत में जो है मतलब ख़राब पोजीशन में है और इसी को ऊपर उठाने के लिए सिडबी ने कहा है कि हम 5% से भी कम ब्याज दर पर इस सेक्टर को हम लोन मुहैया कराएंगे। उसको देख लीजिएगा। आगे देखते हैं, कोरोना वायरस से संक्रमित बोरिस जॉनसन किस देश के प्रधानमंत्री हैं? कोरोना वायरस से संक्रमित बोरिस जॉनसन किस देश के प्रधानमंत्री हैं? तो ये होगा ऑप्शन ए, ब्रिटेन। ब्रिटेन। हालांकि अब जो है ये ठीक हो गए हैं बोरिस जॉनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रवासी भारतीयों के लिए 15 लाख संगरोध केंद्र बनाने की बात किस राज्य सरकार ने की है? हाल ही में प्रवासी भारतीयों के लिए 15 लाख संगरोध केंद्र बनाने की बात किस राज्य सरकार ने की है? तो ये किया है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी, जहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। अगला प्रश्न, अंबुबाची मेला का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? अंबुबाची मेला का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? तो यह होता है फ्रेंड्स असम में। असम में हर साल जो है कामाख्या मंदिर के पास यह मेला लगता है। हालांकि इस साल जो है नहीं लग पाएगा। और यह मेला जो लगता है जिसका उद्देश्य होता है कि वहाँ एक सिस्टम है कि वहाँ की बच्ची जो है जब राजस्व वाला हो जाती है, यानी जब वहाँ मेंस्ट्रुएशन साइकिल उन लोग में स्टार्ट हो जाता है, तो वो लोग इसे एक मतलब त्यौहार के रूप में मनाते हैं, एक मेला के रूप में मनाते हैं। तो इसलिए यह अंबुबाची मेला लगता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रधानमंत्री किसान योजना से सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला राज्य कौन है? प्रधानमंत्री किसान योजना से सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला राज्य कौन है? तो यह है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, जे अरुण कुमार किस देश के क्रिकेट कोच नियुक्त किए गए हैं? जे अरुण कुमार किस देश के क्रिकेट कोच नियुक्त किए गए हैं? तो ये होगा आंसर ऑप्शन ए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अमेरिकी क्रिकेट टीम के ये कोच बने हैं जे अरुण कुमार। और एक लास्ट प्रश्न देख लेते हैं, टेस्ट फॉर होम नामक सॉफ्टवेयर किस कंपनी ने लॉन्च किया है? टेस्ट फॉर होम नामक सॉफ्टवेयर किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो ये किया है फ्रेंड्स अगला सेम, ऑप्शन बी, अगला सेम। दरअसल ये एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जिसने टेस्ट फॉर होम नामक सॉफ्टवेयर तैयार किया है, जिसका मकसद ये है कि अभी कोरोना वायरस के कारण जो बच्चे एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे हैं वो
इस सॉफ्टवेयर के ज़रिए घर में बैठकर ही एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो ये था फ्रेंड्स आज का करंट टॉपिक। अब आते हैं अपने बिहार पर। बिहार से संबंधित जो समसामयिकी देखने को मिला है उसमें 3 टॉपिक है, रवीश कुमार, हारून रशीद और जियो मैपिंग। तो रवीश कुमार न्यूज़ में इसलिए थे कि वो फिनलैंड के एम्बेसडर बनाए गए हैं। ये एक आईएफएस अधिकारी हैं और बिहार के भागलपुर ज़िले के निवासी हैं, तो इसलिए न्यूज़ में थे। और फिनलैंड के जो प्रधानमंत्री हैं फ्रेंड्स वो हैं सना मैरिन, और फिनलैंड को झीलों का देश भी कहा जाता है। और मेन रहीन रेखा जो है फिनलैंड को रूस से अलग करता है। तो ये था रवीश कुमार के साथ साथ फिनलैंड के बारे में कुछ जानकारी। और सेकंड जो है हारून रशीद, इन्हें या ये जो हैं बिहार विधान परिषद के कार्यकारी सभापति हैं। और आखिरी में देख लेते हैं जियो मैपिंग। जियो मैपिंग क्या है? यह एक तकनीक है जिसमें सैटेलाइट के द्वारा किसी भी चीज़ की खोज की जाती है। पानी में सैटेलाइट के ज़रिए किसी चीज़ की खोज की जाती है, उसी को हम लोग जियो मैपिंग कहते हैं। तो यह न्यूज़ में इसलिए था कि बिहार गवर्नमेंट ने यहाँ के जलकारों को यानी मल्लाहों को कहा है कि आप लोगों को साल में 2 बार यानी वर्ष में 2 बार जियो मैपिंग करानी होगी। और चूँकि बिहार में जो है सबसे ज़्यादा जलकार जो हैं वो मधुबनी ज़िला में है। तो इससे संबंधित फ्रेंड्स देख लेते हैं एमसीक्यू। पहला प्रश्न है, हाल ही में इसे फिनलैंड का एम्बेसडर बनाया गया है। हाल ही में इसे फिनलैंड का एम्बेसडर बनाया गया है। तो ये होगा रवीश कुमार, ऑप्शन बी। दूसरा प्रश्न, हाल ही में किस व्यवसाय के लोगों को बिहार सरकार ने जियो मैपिंग कराने की बात कही है? हाल ही में किस व्यवसाय के लोगों को बिहार सरकार ने जियो मैपिंग कराने की बात कही है? वो होगा जलकार, ऑप्शन बी। और एक लास्ट क्वेश्चन बिहार करंट से, कि वर्तमान में बिहार विधान परिषद के कार्यकारी सभापति कौन है? वर्तमान में बिहार विधान परिषद के कार्यकारी सभापति कौन है? तो ये होगा फ्रेंड्स हारून रशीद, ऑप्शन बी, हारून रशीद। तो ये था आपको नेशनल, इंटरनेशनल और बिहार से जुड़ी हुई कुछ अहम खबरें। और अब चलते हैं आज के सवाल पर। तो आज के सवाल को जानने से पहले हम देख लेते हैं कि कल जो क्वेश्चन दिया था हमने लीगेसी वेस्ट के बारे में। लीगेसी वेस्ट क्या है? तो फ्रेंड्स इस पर हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे आज का सवाल। तो लीगेसी वेस्ट का मतलब होता है कचरे का पहाड़, यानी कूड़े करकट को जब हम इकट्ठा करते जाते हैं वहाँ पर वह एक ऊंचा स्थान जैसा रूप ग्रहण कर लेता है, उसी को हम लोग लीगेसी वेस्ट कहते हैं। और ये चूँकि हाल ही में चर्चा में था, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने, जिसे एनजीटी कहते हैं, एक समिति को निर्देश दिया था कि वो दिल्ली में जाकर के पता लगाएं कि कहाँ कहाँ लीगेसी वेस्ट है। तो लीगेसी वेस्ट के कारण आखिर क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो रही है, इस पर हम लोग थोड़ा ध्यान देते हैं, देखते हैं। तो पहला जो इसमें समस्या है कि भूमि संसाधन का काफ़ी दुरुपयोग हो रहा है। यानी जो ज़मीन संसाधन के लायक है, मान लीजिए कृषि की योग्य है, वह ज़मीन जो है कचरे के ढेर में बदल जा रहा है। पहले जिस जगह पे खेती किया जाता था, अब वो जगह खेती के रूप में ना होकर कचरे के रूप में दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से धीरे धीरे क्या हो रहा है कि खेती लायक भूमि जो है कम होती जा रही है। तो पहला तो समस्या ये है। दूसरा ये है कि जहाँ लीगेसी वेस्ट होता है वहाँ दुर्गंध आता रहता है, यानी वो पूरा इलाका जो है दुर्गंध देता रहता है, महकता रहता है, जिससे कई तरह की बीमारियाँ उत्पन्न होती है। और अभी जो कोविड-19 का जो महामारी है उसे तो और सीरियस लेने की बात है। तीसरा जो इससे समस्या होता है वह है खतरनाक लीचे की समस्या। लीचे क्या होता है? तो जब कूड़ा करकट इकट्ठा होता है तो उसमें 2 तरह के कचरे होते हैं, पहला सूखा कचरा और दूसरा गीला कचरा। तो गीला कचरा से क्या होता है कि काफ़ी धोने के बाद उससे पानी रिसने लगता है, जो कि काफ़ी गंदा होता है, और वही पानी जो है आगे चल कर के हमारे पोखर, नहर, नदियों में मिल जाते हैं, और इस तरह से जो है जल प्रदूषण की समस्या उत्पन्न होने लगती है। और फ्रेंड्स एक लास्ट जो इससे समस्या होता है वह है कि
जब लीगेसी वेस्ट ज़्यादा दिनों तक रह जाता है तो उससे ग्रीन हाउस गैसें भी निकलने लगती है। जैसे मीथेन गैस निकलने लगता है उससे। इससे क्या होता है कि हाल ही में आप देखेंगे दिल्ली में जो है वहाँ के गाज़ीपुर नामक स्थान पर आग लग गई थी। तो चूँकि ये जो आग लगी थी वह ग्रीन हाउस गैस के कारण ही लगी थी, मीथेन गैस के कारण। और यह गैस जो है चूँकि हम लोग जानते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने का काम करता है और जिससे ग्लोबल वार्मिंग की समस्या उत्पन्न हो रही है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है। तो इस तरह से बहुत सारी समस्याएं लीगेसी वेस्ट से होती है। अब जो है इस लीगेसी वेस्ट का निपटारा कैसे किया जाए, तो इसके लिए जो है कई तरह के उपाय किए गए हैं, जिसमें पहला है बायो माइनिंग टेक्निक। बायो माइनिंग क्या है? तो इसका मतलब ये हुआ कि जो जगह कचरे से भरा हुआ है उस जगह को बायो के जरिए यानी सूक्ष्म जीव के जरिए उसका निष्कर्षण करना। आज जो है साइंटिस्ट जो है बहुत सारे बैक्टीरिया को, माइक्रोब्स को स्प्रे के रूप में बनाया है। और चूंकि अब क्या होता है कि जहाँ पर लीगेसी वेस्ट है वहाँ पे इसी स्प्रे का छिड़काव किया जाता है, जिसके कारण वहाँ पर जो कचरा है वो छोटे छोटे हिस्सों में टूट जाता है और फिर उसे दूसरे जगह ले जाकर के फेंकने में आसानी होती है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने कानून भी बनाया है, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 में, जिसके तहत जो है नगर निगम, नगर पालिका और आम नागरिकों को भी यह जिम्मेदारी दी गई है कि वह कचरे को जो है सही जगह पर फेंकें, उसका निपटारा करें। तो ये था फ्रेंड्स लीगेसी वेस्ट के बारे में। अब देख लेते हैं आज का सवाल। तो क्वेश्चन है, कोविड-19 महामारी ने भारतीय चिकित्सा व्यवस्था पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है कि आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी हम नागरिकों को मूलभूत चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध नहीं करा पाए हैं। चर्चा करें। फिर से सुन लें। कोविड-19 महामारी ने भारतीय चिकित्सा व्यवस्था पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है कि आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी हम नागरिकों को मूलभूत चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध नहीं करा पाए हैं। चर्चा करें। तो यह था फ्रेंड्स आज का सवाल, और इसे जो है घर में प्रैक्टिस कीजिए और खूब लिखने का कोशिश कीजिए, कम से कम 500 शब्दों में। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे। जय हिंद।